एवरीवन। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है कि प्लांट में न्यूट्रिशन। तो जो पादप है उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। तो आइए हम लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो बिल्कुल सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटक होते हैं। तो आपके भोजन जो आप भोजन करते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, जो कि भोजन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। भोजन के जो ये घटक हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? पोषक। इन्हें पोषक कहते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन तैयार हो गया है यहाँ पर कि भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो हाँ, बिल्कुल आप नियमित रूप से सुबह शाम भोजन करते होंगे और तो ये सभी जीव जो हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई प्लांट सजीव है, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। इसी कारण जो खुद के लिए भोजन बना ले उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जैसे हमारी बात करें ह्यूमन की, तो हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते भाई। हम अपने भोजन के लिए प्लांट पर या किसी एनिमल पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल की बात करें तो जंतुओं से हमें भोजन दूध, अंडा इनके रूप में, मांस, मछली इनके रूप में प्राप्त होता है। वहीं पादपों से हमें अनाज, सब्जी वगैरह प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम मतलब जो प्राणी होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले वे पादपों या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई हम अपना भोजन नहीं बनाते, हम प्लांट्स पर और एनिमल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद पादप जो होते हैं, जो पादप है उनका पादपों का आहार ग्रहण करते हैं। जो जंतुओं से हम अपना, जैसे गाय है घास खाती है, प्लांट्स चारा वगैरह है, तो पादपों को आहार के रूप में ग्रहण करती है और उससे हमें दूध प्राप्त होता है। तो जंतुओं से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब शाकाहारी और परोक्ष मतलब मांसाहारी रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। और जो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उसे हम बोलते हैं विषमपोषी या परपोषी। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। आगे हम देखेंगे पादपों में पोषण की विधि। जो प्लांट्स होते हैं उनमें पोषण की विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। अब प्लांट्स को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? तो उन्हें वाटर चाहिए, जल, CO2 चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट चाहिए। वहीं उन्हें क्लोरोफिल जो वर्णक होता है, जो हरित लवक होता है, वो चाहिए। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध हैं। आगे देखिए, पोषक पदार्थ सभी सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सजीवों की शारीरिक संरचना हो गई, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण। तो भाई जो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका जो उपयोग किया जाता है उसी विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण। तो पूछा जा सकता है कि पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसका जो उपयोग की विधि है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण की वे विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं से बनाता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। अतः ऐसे पादप, आगे देखिए,
ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम क्या हैं? विषमपोषी हैं और पादप स्वपोषी हैं, क्योंकि हम भाई जंतु की कैटेगरी में हम सब जंतु हैं, एनिमल हैं। ठीक है। तो हम सब जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विषम पोषी। अब यहाँ पर देखिए पहेली कुछ पूछ रही है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता? तो क्योंकि हमारे पास कोई वर्णक नहीं है, क्लोरोफिल। पौधों के पास क्या होता है? क्लोरोफिल, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन भाई हमारे पास तो कोई क्लोरोफिल है नहीं, तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा भी है, क्योंकि हमारा शरीर प्लांट से अलग है, क्योंकि प्लांट में क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है। आगे देखिए। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है? तो खाद्य फैक्ट्री से मतलब समझते हो आपकी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो उन पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करेगी तो भोजन बनाएगी, और उसका संचय कहाँ होगा? पत्तियों में। तो जो प्लांट्स है उनकी खाद्य फैक्ट्री कहाँ, किसे बोलेंगे हम? लीफ को बोलेंगे, पत्ती को बोलेंगे। ठीक है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित होती है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? ठीक है। या केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो जो खाद्य पदार्थ है वो भाई पत्तियों में संचित रहता है। उसे जाइलम और फ्लोएम नामक दो जो आपके ऊतक हैं उनकी मदद से उसे प्लांट में स्थानांतरित किया जाता है, अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रकाश संश्लेषण पादपों में पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं उनमें खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। यहाँ देखिए केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो यहाँ देखिए जो पत्तियां होती है वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, प्लांट्स की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। ठीक है। जो पत्तियां हैं वही प्लांट्स की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल, खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और जो खनिज होता है वो तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्ती की सतह जो होती है उस पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उनसे जो वायु है, रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित जो CO2 है वो प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिए बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार से पहुँचते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जो जड़ है उसके द्वारा जो अवशोषित जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो मैंने इसका आंसर दे दिया है भाई आपको कि जो मृदा से जड़ें जो जल और जो खनिज होते हैं उनको अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए भाई, जैसे ही हमारा यहाँ पर जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित किया गया और तने से होकर पत्ती तक पहुंचा दिया। ठीक है। फिर आगे देखिए जो हमारी प्लांट्स पत्ती है ना उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को हम रंध्र बोलते हैं और रंध्रों के द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है। वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती में प्रवेश करती है, प्लांट्स में प्रवेश करती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इमारतें जो है वो ईंटों से बनी होती है, जिस प्रकार से इमारत ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। ठीक है। जो कोशिकाएं कहलाती है, ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के कहलाती है, कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
कोशिका एक पतली बाँस संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें एक केंद्रक स्थित एक सुस्पष्ट संरचना हो इसमें इसके केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली के समान पदार्थ से घिरा होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो भई देखिए यहाँ पर ये आपकी कोशिका है, इसके चारों ओर जो ये लेयर है ये झिल्ली है, ठीक है? और अंदर केंद्रक है और ये बिखरा हुआ द्रव है, कोशिका द्रव है। अब यहाँ पर देखिए जो पत्ती में जो रंध्र होते हैं ना, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा, ये द्वार कोशिकाएं हैं उनके द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इनसे ऑक्सीजन बाहर और CO2 को अंदर लिया जाता है। जल खनिज, जो जल और जो खनिज होते हैं वो वाहिकाएं। ये वाहिकाएं क्या है? तो हमारे ऊतक जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, 2 ऊतक होते हैं। तो जाइलम में ये वाहिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम की 4 कोशिकाएं होती है जाइलम में, तो उनमें से एक कोशिकाएं वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसे? जल और खनिज को। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना और शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। जो फ्लोएम होता है ना भाई, पादपों के अन्य पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ से मतलब भोजन से है, और जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल है। आगे देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई पत्ती में जो हरा वर्णक होता है उसे क्या बोलते हैं? तो क्लोरोफिल। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके दौरान सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित की जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? भाई अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जब प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर जंतुओं का क्या होगा? और फिर हमारा तो सोचो ही मत। तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीव का अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन, भाई अगर मानो सबसे बड़ा, तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो ऑक्सीजन भी नहीं बने, फिर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे प्लांट्स, तो ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल जो है उससे क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट, भोज्य पदार्थ बनाती है। क्या? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम क्या लेंगे? CO2, उसके अलावा फिर हमें क्या लेना है? CO2 और CO2 जल, ठीक है। फिर यहाँ पर CO2 जल और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, और बंद किया जाएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको पत्ती की मतलब क्लोरोफिल
युक्त जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए पत्ती का काट चित्र बताया गया है। यहाँ पर देखिए इसे पत्ती की संरचना है। इसमें यहाँ पर ये ऊपर क्लोरोफिल है, यहाँ पर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, नीचे द्वार कोशिकाएं हैं, यहाँ पर ये रंध्र है, ये क्लोरोफिल है। यदि आप इसी पत्ती को ऐसे काटोगे ना तब आपको ये दिखेगा, ये द्वार कोशिका, यहाँ पर ये देखिए रंध्र है, इसके अंदर ये द्वार कोशिकाएं, यहाँ से O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा। और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण। यदि पत्ती में, आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट में प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं? तो यदि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ देखो चित्र में प्रकाश संश्लेषण दिखाया गया है, जो कि आपको बुक के यहाँ पर भी दिखाया गया है ये, ठीक है। वैसा ही सेम यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, जल एवं खनिज, CO2, ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर, ठीक है। आगे देखिए, बूजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां जो होती है भाई लाल, बैंगनी, भूरे रंग की होती है। वे जानना चाहता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बिल्कुल, क्यों उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? उनका कलर अलग अलग होता है। तो भाई उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल के भी टाइप होते हैं। हरित लवक के 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो इस प्रकार से उसमें कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर। रंगीन पत्तियों में क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। वहीं देखिए, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बिल्कुल होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो है कांटों का रूप धारण कर लेती है। इन पादपों के जो तने होते हैं वो हरे होते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखिए, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले ले लो और एक को अंधकार काले बक्से में 72 घंटों के लिए रख दो और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख दो। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण करो। उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती में आयोडीन परीक्षण नोट कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त जैसे अन्य वर्ण रंग जो की पत्तियां जो होती हैं उनमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट का एक टाइप है ना। पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, ढक देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब, ठहरे हुए जलाशयों में हरे औपंखी कवक जो काई होती है, कंजी, जिसे कंजी बोलते हैं, जैसे पादप देखे होंगे। सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं शैवाल। ये देखो विभिन्न रंगों की पत्तियां ना, शैवाल। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है भाई। उनमें जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं होती शैवाल में, लेकिन उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं देखिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, जो प्लांट्स होते हैं भाई उनमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पादप जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो बिल्कुल सही है, CHO से बनता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के, इसका जो उपयोग होता है कार्बोहाइड्रेट का, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो आइए जानते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। जो नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं।
संभवतः आपने देखा होगा किसान अपने खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते हैं जिससे नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन पादप जो होते हैं उनमें नाइट्रोजनों की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण करते हैं। आपने देखा होगा आपके खेतों में जो दलहनी जैसे चना मटर दलहनी जो फसलें होती है जब वो लगाई जाती है तो उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो भाई जब ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो ऐसी फसल जब कट जाती है तो उनकी जड़ें जो है मिट्टी में रह जाती है और वहाँ पर नाइट्रोजन की मिट्टी में जड़ें रह जाती है और वहाँ पर उस खेत की उर्वरकता में वृद्धि होती है। उसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो दलहनी फसलों में आपको ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब हम प्लांट्स में जो पोषण की अन्य विधि है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।